सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम चौथा अध्याय कंटिन्यू करते हैं, प्रतिरक्षा व रक्त समूह। प्रीवियस वीडियोस के अंदर विद्यार्थियों आप पढ़ चुके हैं प्रतिरक्षा विधियाँ, प्रतिरक्षी, प्रतिजन, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को नष्ट करना, प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षियों के प्रकार। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों रक्त के भाग और रक्त के वर्ग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है आरबीसी क्लास 10th के लिए और इसके साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को आरंभ कर देते हैं कि रक्त के कितने भाग होते हैं। नॉर्मली विद्यार्थियों अगर हम बात करें रक्त के भागों की तो रक्त के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ठोस भाग और दूसरा होता है द्रव भाग। कितने विद्यार्थियों पार्ट्स होते हैं रक्त के? तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं ठोस और सेकंड को हम कहते हैं द्रव। तो विद्यार्थियों जो रक्त का ठोस भाग होता है वो कौन सा होता है? कणिकाएं होती हैं। ठोस भाग कणिकाएं होती हैं और द्रव भाग प्लाज्मा होता है। अब थोड़ा सा हम इसका आगे क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि किस प्रकार से रक्त को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो रक्त के भाग सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ब्लड, और ब्लड को हम बांट देंगे विद्यार्थियों दो पार्ट्स के अंदर। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। तो फर्स्ट हमने यहाँ से लिखा द्रव और सेकंड यहाँ से हम लिख देते हैं ठोस। अब विद्यार्थियों जो ये द्रव है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो यहाँ पे ठोस होता है इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं कणिकाएं। अब थोड़ा सा आगे इसको हम डिस्कस करते हैं कि द्रव प्लाज्मा हो गया, ठोस कणिकाएं हो गई। अब रक्त हम जानते हैं कुल कितना होता है विद्यार्थियों? रक्त अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बात करूं एक सामान्य व्यक्ति की तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा कितनी हो सकती है विद्यार्थियों? लगभग 5 से 6 लीटर होती है। रक्त क्या है विद्यार्थियों? रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान मैं पीछे बता चुका हूं एक बार। इसका पीएच मान विद्यार्थियों होता है 7.4। तो आपको परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक सामान्य व्यक्ति में कितना हो सकता है? 5 से 6 लीटर हो सकता है। और ये 5 से 6 लीटर अपने आप में कितना है? 100% है। तो कुल मिला के ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे इसका बात करते हैं कि जो 5 से 6 लीटर रक्त है जो कि अपने आप में कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? यानी कि कुल रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग होता है? कुल रक्त का कणिकाएं कितना प्रतिशत भाग होता है? बात करें अगर हम विद्यार्थियों प्लाज्मा की तो कुल रक्त का 55%, लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर हम बात करें कणिकाओं की तो कुल रक्त का 45% विद्यार्थियों क्या होता है? कणिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन आगे कर सकते हैं कि कुल रक्त का 55% भाग 55% हिस्सा द्रव भाग प्लाज्मा का होता है, 45% भाग कणिकाओं का होता है जो कि सॉलिड फॉर्म्स के अंदर होती हैं। तो प्लाज्मा किस किस से मिलकर बनता है? एक्चुअल में द्रव का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में द्रव का मतलब होता है तरल। तो रक्त जो तरल अवस्था में होता है वो किसकी वजह से, किसके कारण से होता है?
तो रक्त के तरल अवस्था में होने का जो रीज़न होता है, कारण होता है, वो प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा के कारण रक्त कैसी फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म में होता है। तो 55% यहाँ पे विद्यार्थियों हो गया हमारा प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा भी विद्यार्थियों आगे जाके दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि इसके अगर हम संगठन की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक इसके अंदर होती है जल की मात्रा और एक होती है कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व। तो दो भाग होते हैं प्लाज्मा के अंदर। पहला होता है इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, और दूसरा इसके अंदर हम बात करेंगे जल की। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कुल प्लाज्मा का होते हैं 8% भाग, और जल यहाँ पे विद्यार्थी होता है 92%। कहीं कहीं पे विद्यार्थियों यह 10 और 90 के प्रतिशतों में भी लिखा गया है, जो ठीक है। आप 8% और 92% भी याद रख सकते हैं। तो ये ऑल ओवर बात हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के संगठन की, कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से भागों से मिलकर प्लाज्मा बनता है। तो देखिए, रक्त तरल अवस्था में होता है, उसका रीजन क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा किस किस से बनता है? जल से बनता है और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से बनता है। जल की मात्रा कितनी होती है? 92% होती है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? तो 8% होती है। बात करें आगे हम ठोस की, ठोस का मीन्स हुआ, आगे हम बात करते हैं कणिकाओं की या ठोस की। तो कणिकाएं कितने भागों में विभाजित की जाती हैं? बात करता हूं कणिकाओं की, तो उसको हम 3 हिस्सों में विभक्त करते हैं। आरबीसी, दूसरा इसका पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो 3 हिस्से इसके हो जाते हैं विद्यार्थियों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स मीन्स बिंबाणु। तो अलावा ये 3 भाग होते हैं किसके? कणिकाओं के या रक्त के ठोस भाग के। आरबीसी जो है विद्यार्थियों, इसका स्पेशल नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का स्पेशल नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का स्पेशल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो विद्यार्थियों इसके स्पेशल नाम होते हैं, और अगर हम यहाँ पर इनके जीवन काल की बात करते हैं तो इसका जीवन काल आरबीसी का 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन का होता है। अगर हम इसके स्पेशल फंक्शंस की बात करते हैं, स्पेशल वर्क की बात करते हैं, तो आरबीसी का कार्य हमारे शरीर के अंदर गैसों का परिवहन करना, इसके अतिरिक्त इसका काम है हमारे शरीर के अंदर हार्मोनों का परिवहन करना, तापमान का नियंत्रण रखना, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। ये सभी वर्क किसके हैं? आरबीसी की हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर सैनिक कणिकाओं के तौर पे कार्य करती है, यानी कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये सभी वे सेल्स रहती हैं जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी प्रदान करती हैं।
बात करें हम प्लेटलेट्स की, इसका जीवन काल 10 डेज का होता है, 10 दिन का होता है। और इसका वर्क हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारे शरीर को कभी चोट लग जाती है और वहां से खून बह रहा है तो वहां पे क्या होगा विद्यार्थियों, रक्त का थक्का बन जाएगा। मीन्स ये हुआ कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। बाई चांस अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे शरीर से रक्त का स्त्राव होता रहेगा बहुत लंबी अवधि तक, जिसके कारण हो सकता है उस रक्तस्राव के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो क्या कहेंगे हम, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर वे कणिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, और इन केस अगर इनकी संख्या हमारे शरीर के अंदर बहुत कम होती है तो कहेंगे कि रक्त की चोट लगने पर वो रक्त बहेगा और अधिक रक्त बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है और उसके शरीर पर और भी कई कुप्रभाव पड़ सकते हैं। तो ऑल ओवर विद्यार्थियों हमने बात कर ली रक्त के भागों की, रक्त के पार्ट्स की कि कितने रक्त के भाग होते हैं। तो रक्त के भागों के बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे, रक्त के वर्ग। रक्त के भागों को पढ़ लेने के बाद विद्यार्थियों दूसरा जो टॉपिक रहता है वो हमारा रहता है रक्त वर्ग। बात करें हम रक्त वर्गों की तो रक्त वर्ग को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है, जिन्होंने 1901 के अंदर रक्त वर्ग को परिभाषित किया था। जब मैंने आपको यहाँ पर रक्त के भाग पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। इन लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजनों के आधार पर हम रक्त वर्गों को आगे परिभाषित करते हैं। जो ये विद्यार्थियों आरबीसी होते हैं, आरबीसी पर दो टाइप के प्रतिजन मौजूद होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए व प्रतिजन बी के आधार पे हम रक्त वर्गों को 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, आरबीसी पर पाए जाने वाले इन प्रतिजनों, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी के आधार पर रक्त वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं रक्त वर्ग ए, बी, ए बी और ओ। यहाँ पे ए, बी, ए बी और ओ कुल कितने रक्त वर्ग हो गए, तो 4 रक्त वर्ग हो गए। कुल रक्त के वर्ग कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे बात करी जाए रक्त वर्ग हुई तो यहाँ पे रक्त वर्ग कितने हो गए, 4 हो गई। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अब हम इन रक्त वर्गों को कैसे परिभाषित करें, तो आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजनों के आधार पे हम इन रक्त वर्गों को आगे विभाजित करते हैं। इन रक्त वर्गों को आगे हम बांटते हैं। तो रक्त वर्गों को आगे बांटने का बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, तो आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन होते हैं। यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों लिख दिया, ये विद्यार्थियों आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिका है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया आरबीसी। आरबीसी पर अगर प्रतिजन विद्यार्थियों ए पाया जा रहा है, लाल रक्त कणिकाओं पर अगर स्टूडेंट एंटीजन या प्रतिजन ए है, कौन सा प्रतिजन है, प्रतिजन ए है, तो रक्त वर्ग भी कौन सा होगा, स्टूडेंट ए होगा। आप एक अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट फिक्स रख लें कि प्रतिजन अगर ए होगा तो रक्त वर्ग भी ए होगा। अगर किसी आरबीसी पर प्रतिजन ए मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे कि उस रक्त कणिकाओं में जो प्रतिरक्षी होता है वो बी होता है। जब कभी भी प्रतिजन ए आता है तो प्रतिरक्षी हमेशा इसके ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो अगर प्रतिजन ए हैं तो प्रतिरक्षी कौन सा होगा, बी होगा। अब यहाँ पे हमने बात करी प्रतिजन ए की कि जब प्रतिजन ए होता है तो रक्त वर्ग ए होता है और उसमें पाए जाने वाले प्रतिरक्षी बी होते हैं। अगर विद्यार्थियों रक्त आरबीसी पर पाया जाने वाला प्रतिजन बी होता है, अगर पाया जाने वाला प्रतिजन बी होता है तो रक्त वर्ग भी कौन सा होता है विद्यार्थियों, बी होता है। और प्रतिरक्षी कौन सा होगा, बी के ऑपोजिट में ए आपको लिख देना है। यहाँ पे अगर बात करें हम ब्लड ग्रुप ए बी की, ये भी आरबीसी हैं और आरबीसी पर अगर विद्यार्थियों ए भी हो और बी भी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस आरबीसी पर प्रतिजन ए भी हैं
प्रतिजन बी भी हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रतिजन ए भी आ रहा है और प्रतिजन बी भी आ रहा है, तो वह रक्त वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो वह रक्त वर्ग ए बी हो जाएगा। अगर हम इसमें प्रतिरक्षी की बात करें तो इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, और जब रक्त वर्ग O होता है इसका मतलब है न तो प्रतिजन A होगा और न ही प्रतिजन B होगा। जब न ही प्रतिजन A हो और न ही प्रतिजन B हो तो ऐसे रक्त वर्ग को हम क्या कह देते हैं, रक्त वर्ग O कह देते हैं, जिसमें RBC पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B दोनों अनप्रेजेंट होते हैं। जब RBC पर न तो प्रतिजन A हो न प्रतिजन B हो तो हम कहेंगे कि रक्त वर्ग कौन सा है, रक्त वर्ग O है। बात करें हम इसके अंदर प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी A भी होता है विद्यार्थियों, वो प्रतिरक्षी कौन सा होता है, प्रतिरक्षी B भी होता है। इस लास्ट लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा था कि RBC पर पाए जाने वाले प्रतिजनों के आधार पर हम रक्त वर्गों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं, A B AB और O। जब RBC पर पाया जाने वाला प्रतिजन A है, इसका मतलब रक्त वर्ग A है। जब RBC पर B प्रतिजन प्रेजेंट है तो रक्त वर्ग भी B होता है। जब RBC पर A व B दोनों प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं तो रक्त वर्ग AB होता है, और जब कोई प्रतिजन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि रक्त वर्ग O है। इसमें खास बात यह है कि जो रक्त वर्ग O है वो सर्वदाता है, और बात करें हम AB रक्त वर्ग की तो ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। इसके अलावा विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट रहता है जो रहता है RH कारक के आधार पे, जिसको हम आगे देख लेते हैं। अभी विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि जो विद्यार्थियों RBC होती है उस पर एक तो प्रतिजन होता है A, एक प्रतिजन होता है B। अब RBC पर प्रतिजन A और प्रतिजन B के अतिरिक्त एक और प्रतिजन होता है जिसे हम कहते हैं RH कारक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, RH कारक कहते हैं। इस RH कारक की खोज सबसे पहले विद्यार्थियों मक्का का रीसस नामक बंदर से की गई। किससे, मक्का का रीसस नामक बंदर से इसकी खोज की गई। ये जो RH कारक होते हैं ये विद्यार्थियों RH कारक 417 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर RH कारक प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे कि वह रक्त वर्ग धनात्मक होता है। वह रक्त वर्ग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कब होता है, जब RH कारक क्या होता है, उपस्थित होता है। जब RH कारक अनुपस्थित होता है तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी जो रक्त वर्ग होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम ऑल ओवर बात करें कि ये रक्त वर्ग A पॉजिटिव है और ये रक्त वर्ग A नेगेटिव है, तो इसमें तो विद्यार्थियों RH कारक प्रेजेंट होगा और उसमें RH कारक प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें B पॉजिटिव की और B नेगेटिव की तो इसमें RH कारक प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। AB पॉजिटिव की और AB नेगेटिव की तो पॉजिटिव में प्रेजेंट, नेगेटिव में नहीं। बात करें O पॉजिटिव की और O नेगेटिव की तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर हम कुल विश्व की जनसंख्या की बात करें तो कुल विश्व की जनसंख्या में लगभग 85% जनसंख्या जो है वो विद्यार्थियों RH पॉजिटिव होती है, और बाकी की जो 15% जो जनसंख्या है वो RH नेगेटिव होती है। 85% RH पॉजिटिव होती है और 15% RH नेगेटिव होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 85% जनसंख्या में RH कारक प्रेजेंट होता है और 15% पॉपुलेशन के अंदर RH कारक प्रेजेंट नहीं होता है। अब इससे संबंधित नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों पूछा जाता है, RH कारक के टाइप यानी कि इसके प्रकार विद्यार्थियों कितने होते हैं। अगर मैं इसके प्रकारों की आगे बात करूं तो इसको मैं 5 टाइप में विभाजित करता हूं, 5 टाइप्स। एक छोटी सी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है DEC, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, इसकी सहायता से आप आसानी से याद रख सकते हो। सबसे पहले विद्यार्थियों D, RH तो आगे याद रखना ही है, ये मैंने रख दिया RH, ये आपने यहां से उठा के इसको यहां पे रख दिया D।
ये लिख दिया डी। RH तो रखना ही है, पांचों में मैं रख देता हूं RH, ये लिख दिया RH और ये भी लिख दिया RH। सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं E, ये मैंने लिख दिया यहां पे E, साथ में स्मॉल e भी लिखना है। यहां पे मैंने लिख दिया C, साथ में विद्यार्थियों स्मॉल c भी लिखना है। तो ये पहला प्रकार RH_D, RH_E, RH स्मॉल e, RH_C और RH स्मॉल c, ये 5 प्रकार हो गए किसके विद्यार्थियों, RH कारक के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो RH कारक होता है विद्यार्थियों वो RH_D होता है, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है, यानी कि सर्वाधिक इम्यूनिटी प्रदान करने वाला जो RH कारक होता है वो कौन सा होता है, वो यहाँ पे RH_D होता है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर आपने पढ़ा रक्त के भागों को, रक्त के वर्गों को और RH कारक को। अगर यहाँ पे विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।